हेलो एवरीवन। तो मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाऊँगी। इसका जो पहला टॉपिक है वो है अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट। जो अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट है इसको 2018 में स्टार्ट किया गया और यह 2028 तक जो है चलने वाला है। अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट है क्या, इसको क्यों शुरू किया गया, इसके बारे में जानेंगे। अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट जो है यह एक बहुराष्ट्रीय स्तर की परियोजना है और इसका उद्देश्य जो है पृथ्वी पर उपस्थित सभी जो है जीव जंतु और प्रोकैरियोटिक जीव, मुख्य तौर पर जो है प्रोकैरियोटिक जीवों के जो है जीनोम का अध्ययन करना जो है इस प्रोजेक्ट का पूरा लक्ष्य रहा है। यूकैरियोटिक जीव कहने का अर्थ है मेरा पक्षी हो गया, कवक हो गया, सूक्ष्म जीव तक हो गया, इन सभी के जो है जीनोम का अध्ययन करना इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य था। और इस प्रोजेक्ट के प्रथम जो चरण था, इस प्रोजेक्ट का जो प्रथम चरण था उस प्रथम चरण का लक्ष्य ये था कि लगभग जो है 15 लाख यूकैरियोटिक जीवों के जो जीनोम का अध्ययन करना जो इस प्रोजेक्ट के प्रथम चरण का लक्ष्य था। और इसके कई चरण सामने आए थे जिसका 15 से 20 लाख ऐसे करके जो है यूकैरियोटिक जीवों के जीनोम का अध्ययन करना था। तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी सफल रहा और इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य ये था कि पहला तो ये था यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जीवों के जो जीनोम का अध्ययन करना। और दूसरा उद्देश्य इसको शुरू करने का ये था कि बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करना, जैव विविधता को संरक्षित करना। जो भी जीनोम का अध्ययन करने से जो भी हमें आंकड़े डेटा प्राप्त होते थे उससे प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित जो नई रणनीतियाँ बनाना और नई रणनीतियों का निर्माण करना और जो है मुख्य तौर पर जो है विलुप्त हो रही प्रजातियों के लिए जो है उनके संरक्षण संबंधी नई रणनीतियों का निर्माण करना चाहिए, इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य रहा था। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य दूसरा ये था शुरू करने का तीसरा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रगति करना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है प्रगति करना जो इस प्रोजेक्ट का जो है लक्ष्य उद्देश्य था। इससे जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है नए नए संसाधन और नए नए ट्रीटमेंट्स जो है विकसित होंगे, उपचार विकसित होंगे, जिससे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र जो अधिक उन्नति कर पाएगा। और इसको शुरू करने का उद्देश्य ये था कि जीवों के विकास क्रम और उनके जो है उन्नति, जीवन की उत्पत्ति को समझना जो इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था कि जीव कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे विकसित होते हैं पर्यावरण में, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करना जो इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का उद्देश्य था। अब हम अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट के जो है लाभ के बारे में जानेंगे। इसका लाभ क्या है? फर्स्ट पॉइंट तो इसका लाभ है संरक्षण में मदद मिली। इस प्रोजेक्ट से जो है जीवों के संरक्षण में मदद मिली, जीवों के संरक्षण संबंधित नई नई जो है रणनीतियाँ विकसित हुई, नए नए जो है संसाधन उपलब्ध हुए जिससे जीवों को जो है संरक्षित किया जा सके। और मुख्य रूप से जो है विलुप्त हो रही प्रजातियों के लिए जो है नए नए संसाधन विकसित हुए जिससे विलुप्त हो रही प्रजातियों को बचाया जा सके, हमारे पर्यावरण को बचाया जा सके, हमारे इन्वायरमेंट, हमारे जैव विविधता को बचाया जा सके। तो इसका पहला तो लाभ हुआ संरक्षण में मदद मिली। दूसरा लाभ ये हुआ जो इससे विकास की समझ मिली, जीवों के विकास की समझ मिली, जीव कैसे विकसित होते हैं, कैसे प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया वही जो है क्रिया को जो है संपन्न करते हैं, और जीवों की क्रिया क्या है, कैसी कार्य प्रणाली होंगी, इन सब की चीज़ों के बारे में जो है जाना गया, जिससे ये जो है मुख्य रूप से एक लाभ मिला, जीवों के विकास की जो है समझ विकसित हुई वैज्ञानिकों में। इससे जो है नई नई दवाएं विकसित हुई, नए नए उपचार विकसित हुए उन रोगों से संबंधित जिसके लिए जो पहले उस रोग के लिए पहले उपचार न उपलब्ध हो, उन रोगों के लिए जो है नए नए उपचार, नए नए ट्रीटमेंट्स विकसित हुए। और जो भी इस प्रोजेक्ट से जो है जानकारियाँ प्राप्त हुई उनसे जो है जैविक ऊर्जा के विकल्पों की खोज की गई जो कि पहले नहीं हो पा रही थी। खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी, यहाँ तक कि पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित जो है इसके डेटा जो भी प्राप्त हुए, पर्यावरण संबंधी, पोषण संबंधी, इन सब चीज़ों के जो है हल करने के लिए जो है नई नई रणनीतियाँ उत्पन्न हुई। तो इस प्रोजेक्ट से एक और लाभ प्राप्त हुआ, इससे बायो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अधिक उन्नति हुई। इससे बायो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो है पर्यावरण को संरक्षित करने का और ऊर्जा उत्पादन करने की जो है नई विधियाँ विकसित हुई। तो इस प्रकार जो इस प्रोजेक्ट का लाभ ये रहा और उद्देश्य मैंने बताया। ओवरऑल प्रोजेक्ट का जो है उद्देश्य यही था कि हमारे पर्यावरण को बचाया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है डार्क जीनोम है।
जो डार्क जीनोम है, इसका जो पहले नाम था, इसका पहले नाम था जंक डीएनए के नाम से जाना जाता था डार्क जीनोम को। जो जंक डीएनए है, जो डार्क जीनोम है, डार्क जीनोम हमारे बॉडी में वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जो जीन का प्रकार है हमारे बॉडी में व्यर्थ पड़ा रहता है। इसका जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में कोई योगदान नहीं रहता है। तो यहाँ तक कि कई वैज्ञानिक जो है डार्क जीनोम को जीन की श्रेणी में ही नहीं मानते हैं, जीन की श्रेणी में मानने से मना करते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसके कुछ अध्ययन करने से उनको पता चला कि डार्क जीनोम के कुछ ऐसे भाग हैं जो कि गंभीर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, बिपोलर डिसऑर्डर्स एंड सिंजोफ्रेनिया जैसे जो है गंभीर जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसलिए जो है वैज्ञानिकों ने जाना समझा कि हाँ, डार्क जीनोम का अध्ययन करना भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके भी कुछ भाग से जो है भले ही हमारे बॉडी में व्यर्थ पड़े हुए हैं, भले ही प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे बॉडी में कुछ ऐसे रोगों को उत्पन्न कर दे रहे हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए, हमारे जीवन के लिए अधिक खतरा है। तो उन्होंने डार्क जीनोम का भी अध्ययन करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार जो है हमारे बॉडी में जो है लगभग 95.5% जो हिस्सा है, जीनों का हिस्सा जो है वो डार्क जीनोम ही है, डार्क जीनोम के रूप में है। तो हमने ओवरऑल डार्क जीनोम के बारे में जाना। नेक्स्ट टॉपिक है वो है ईडीएनए, इन्वायरमेंटल डीएनए। अब हम जानेंगे इन्वायरमेंटल डीएनए क्या है। जो इन्वायरमेंटल डीएनए है ये एक परिवेश में पाया जाने वाला जो है डीएनए का समूह होता है, डीएनए का समूह होता है। और ये जो डीएनए का समूह है उस परिवेश में जो जीव जंतु उपस्थित होते हैं उन्हीं से प्राप्त होता है, इसलिए डीएनए का समूह। तो ये जो डीएनए का समूह है उस परिवेश में जल, वायु और मृदा, इन 3 स्थानों से, इन 3 पदार्थों से जो है डीएनए का समूह ईडीएनए प्राप्त किया जा सकता है, इन 3 माध्यमों से। तो इस प्रकार जो है जो वैज्ञानिक होते हैं वो उस परिवेश में जो जीव जंतु उपस्थित होते हैं वो जीव जंतु जो है उस परिवेश में अपने नाखून, बाल, मलमूत्र, कोई जीव मर गया है उसकी मृत कोशिका से, तो इन प्रकारों से जो है वे जो है उस परिवेश में डीएनए को छोड़ते रहते हैं, जीनोम को डीएनए के रूप में अपने जीनोम को जो है छोड़ते रहते हैं उस पर्यावरण में। तो जो वैज्ञानिक होते हैं वे, जैसा कि मैंने बताया, जल, वायु और मृदा, इन 3 प्रकारों से जो वैज्ञानिक होते हैं उस परिवेश में उपस्थित जो है, जो उस परिवेश में जीव जंतुओं ने डीएनए छोड़ा है उसको इकट्ठा करते हैं और उसको अनुसंधान में ले जाकर उन जीवों के जो है जीनोम का अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, समझ विकसित करते हैं। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इससे उस परिवेश में जो जीव उपस्थित होते हैं उनको ऐसे फिजिकली ना पकड़ के, और उनके जो जीन होते हैं, डीएनए है, उन जीनोम के अध्ययन से ही जो है उस परिवेश में उपस्थित जीव जंतुओं के जो है जीनोम के बारे में, जीव जंतु के क्रियाकलाप के बारे में अध्ययन कर लेते हैं वैज्ञानिक, कि उस परिवेश में कौन से जीव को खतरा है, कौन सा जीव विलुप्त हो रहा है, कौन सा जीव किस प्रकार का कार्य करता है, वो कैसे विकसित होते हैं, उस परिवेश में किस किस प्रकार के जीव उपस्थित हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो पता कर लेते हैं ईडीएनए के माध्यम से। तो इसका ये इंटरेस्टिंग पॉइंट था जो कि ये एक अच्छा तकनीक भी है कि ऐसे जीवों को फिजिकली ना टॉर्चर करके मात्र उनके जीनोम उस परिवेश में उपस्थित ईडीएनए के माध्यम से ही जो है उनके पूरे क्रियाकलाप के बारे में जाना जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है। तो इसका लाभ ये प्राप्त हुआ हमें, कि इससे लाभ ये प्राप्त हुआ कि हमारा जो पर्यावरण है उसको संरक्षित किया गया बिना जीवों को हानि पहुंचाए। मुख्यतः से विलुप्त हो रही प्रजातियों को बचाने के लिए जो है ये जो तकनीक है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हमने ईडीएनए के बारे में जाना,
अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जीन अभियांत्रिकी। जीन अभियांत्रिकी क्या है? जो जीन अभियांत्रिकी है ये किसी ये जैसे जीन अभियांत्रिकी किसी कोई जो मूल जीव होता है, मान लो कि कोई मूल जीव, कोई भी, मान लो एक कुत्ता ही है, उस मूल जीव के जीनोम में किसी दूसरे प्रजाति के जीन को जब डाल दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, उसी क्रिया को हम जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी जीन अभियांत्रिकी के नाम से जानते हैं। और इसको जोड़ने से जो है उस प्रजाति में, उस जीव में एक अन्य प्रकार का आनुवंशिक लक्षण उत्पन्न हो जाता है जो कि उस जीव में पहले कभी नहीं देखा गया हो। तो इस प्रकार जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये एक प्रकार का तकनीक है जिसके माध्यम से अभी हम आगे जानेंगे इसके क्या लाभ होते हैं। और ये जो जीन अभियांत्रिकी जो है इसकी पूरा एक चरण होता है, उस चरण के माध्यम से जो ये पूरी तकनीक की जो प्रक्रिया होती है वो संपन्न होती है। तो इसका जो फर्स्ट जो चरण होता है उसमें जीव की पहचान की जाती है, जीनोम की पहचान की जाती है। मान लो कोई मूल जीव है, मान लो कुत्ता ही है, उसमें जो कुछ चेंजेज करने हैं, उसके आनुवंशिक कुछ ऐसे आनुवंशिक लक्षण उत्पन्न करने हैं जिससे उस कुत्ते में पहले कभी नहीं देखा गया हो, तो कि उस जीन की पहचान की जाएगी जो उस कुत्ते में उस प्रकार का आनुवंशिक लक्षण उत्पन्न कर सके। तो उस पहले जीन की पहचान की जाती है, फिर उस जीन को आणविक कैंची के माध्यम से काट कर अलग कर दिया जाता है उस जीव से। तो फिर उसको जो है काट कर अलग कर दिया जाता है, फिर उसको आणविक गोंद से जो है आणविक गोंद की मदद से उसको चिपकाया जाता है। फिर उसको संवाहक यानी किसी वेक्टर की मदद से जो है उसको वेक्टर की मदद से उसको वेक्टर की मदद से, मतलब जो आणविक कैंची से जो जीनोम को काटा गया है उसको वेक्टर यानी संवाहक की मदद से जो है उसको रिकॉम्बिनेट डीएनए उसको जो है संवाहक में जो है उसको आणविक गोंद की मदद से जोड़ दिया जाता है। फिर उससे जो है रिकॉम्बिनेट डीएनए का निर्माण होता है। अब उस रिकॉम्बिनेट डीएनए को जो है उस कुत्ते के जो है जीनोम में डाल दिया जाता है। डालकर जो है डालने के बाद जो है वो जो कुत्ता है वो एक ट्रांसजेनिक जीव बन जाएगा, ट्रांसजेनिक जीव के नाम से हम उसको जानेंगे। फिर उसको जो है एक अनुकूल वातावरण परिवेश उसको और अनुकूल पोषण उत्पन्न कराया जाएगा जिससे उस कुत्ते में जो उस प्रकार का आनुवंशिक लक्षण उत्पन्न हो पाए। ये परीक्षण करने के लिए इस प्रकार का जो है अनुकूल वातावरण उसको प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रकार एक पूरी प्रक्रिया के तहत जो है ये जीन अभियांत्रिकी की जो तकनीक है वो पूरी संपन्न होती है। ये सुनने में ये प्रक्रिया आसान लग रहा है लेकिन ये आसान नहीं है, बहुत कठिन प्रक्रिया है जेनेटिक इंजीनियरिंग की। तो फिर इस वेक्टर क्या होते हैं? संवाहक, ये तो क्वेश्चन आता ही होगा माइंड में। तो वेक्टर जो होते हैं, जैसे कि जो वायरस है, वायरस एक प्रकार का वेक्टर है। जो वायरस है इसको मानव या जंतु के जीन में जो है प्रतिरूपित किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि उस जीनोम को जो है संवाहक में जोड़ दिया जाता है जिससे रिकॉम्बिनेट डीएनए बन जाता है। तो जो कुत्ता है, मतलब जो जीव को लिया गया है उसको वायरस में जो है जोड़ दिया जाएगा। तो इसी प्रकार प्लाज्मिड जो है यह जीवाणुओं में जीव प्रतिरूपण के लिए प्रयोग होता है संवाहक के रूप में। तो इस प्रकार अन्य प्रकार के जो है वेक्टर मौजूद हैं जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और पौधे, पादप, फसल, इन सब के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो जीन अभियांत्रिकी के लाभ के बारे में जानेंगे। इसके लाभ क्या हैं? इसके लाभ बहुत महत्वपूर्ण हैं जो इसकी मदद से, जो इसकी तकनीक की मदद से मानव के उपयोग के लिए प्रोटीन और जो है टीकों का निर्माण किया जा सकता है। जैसे कि अभी कोविड-19 महामारी जो उत्पन्न हुई थी, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक की मदद से ही जो है हमें जो है वैक्सीन्स बनाए गए जिससे लोगों की सुरक्षा की गई इस महामारी से। महामारी से नहीं, इस
प्रकोप से, कोविड-19। तो इस प्रकार जो है ये तो इस प्रकार जैसे जैसे कि कोई प्रोटीन हार्मोन हो गया, वैक्सीन्स हो गया, इंसुलिन हो गया, इन सब का जो निर्माण है जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक की मदद से ही किया जा सकता है, किया जा रहा है। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण लाभ है। दूसरा इसका लाभ है, इसकी मदद से जो है जीएम क्रॉप्स और जीएम जंतुओं, इन सब का निर्माण किया गया है, जैसे कि बीटी ब्रिंजॉल, बीटी कॉटन और जीएम सरसों, जीएम रबड़, इन सब का जो है निर्माण किया गया है जीआई तकनीक की मदद से ही, जीआई तकनीक की प्रक्रिया से ही किया गया है। इसका नेक्स्ट जो लाभ मिलता है वो लाभ ये है कि जीव जंतुओं की क्रियाकलाप को समझने में मदद मिलती है, कार्यप्रणाली को समझने में मदद मिलती है। तो ये जो है जीआई तकनीक है, जो कि एक जटिल प्रक्रिया है, इसको संपन्न करना एक जटिल प्रक्रिया है, सुनने में आसान है। तो हमने जीआई के बारे में जाना। अब हम जीएम क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। जीएम क्रॉप्स क्या होते हैं? जो जीएम क्रॉप्स होते हैं इनका फुल फॉर्म है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ये जो जीएम क्रॉप्स ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सिसजेनिक क्रॉप्स, दूसरा ट्रांसजेनिक क्रॉप्स और तीसरा है नॉन ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। तो पहला जो सिसजेनिक क्रॉप्स होते हैं, इनमें जो है समान प्रजातियों के मध्य जीन का प्रतिरूपण किया जाता है। समान प्रजाति कहने का मतलब कि कुत्ता है तो उसको कुत्ते के जीन को ही डाला जाएगा उस कुत्ते में, किसी अन्य प्रजाति यानी बिल्ली का नहीं डाला जाएगा, कुत्ते का ही डाला जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया होती है सिसजेनिक क्रॉप्स की, ये सुरक्षित होती है। इसमें जीवों में जो कोई नया लक्षण उत्पन्न नहीं होता है, और ये जो प्रक्रिया होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक पर ही आधारित होती है। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होते हैं ये असमान प्रजातियों के मध्य इनमें जीनों का प्रतिरूपण किया जाता है। जैसे कि कुत्ता है तो उसमें बिल्ली का जीनोम डाल दिया जाएगा उसमें आनुवंशिक लक्षण उत्पन्न करने के लिए। तो ये जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के ये जो है इनके लिए अधिक सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इनमें जो है ऐसे लक्षण ट्रांसजेनिक क्रॉप्स में ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं जो कि उस क्रॉप्स या जीव में पहले कभी नहीं देखा गया हो। तो ये जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स है ये भी जीआई तकनीक पर ही आधारित होती है। तीसरा है नॉन ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। नॉन ट्रांसजेनिक क्रॉप्स किसे कहते हैं? जिसमें जो है कोई जीन का प्रतिरूपण नहीं किया जाता है, बल्कि उस जीव के जो है जीनोम को काटकर अलग कर दिया जाता है, जिससे जो है ये जो प्रक्रिया होती है ये भी सुरक्षित होती है और उस जीव में कोई नया लक्षण प्रकट नहीं होता है। तो ये भी जो है तकनीक जीआई तकनीक पर आधारित है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ट्रांसजेनिक क्रॉप्स ही महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि और तो दोनों प्रक्रियाएं सुरक्षित होती हैं, तो जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और तो हम ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स कैसे होते हैं? तो ट्रांसजेनिक जो क्रॉप्स होते हैं, ये तो मैंने बताया कि ट्रांसजेनिक जो फसल होते हैं इनका जो विकास होता है, कोई मान लो प्राकृतिक फसल है, उस प्राकृतिक फसल में किसी अन्य प्रजाति के जो है फसल के जीनोम को जो है उस प्रजाति में डाल दिया जाता है, जिससे उस फसल में जो है नए गुण प्रकट हो जाते हैं। तो इसी को हम ट्रांसजेनिक क्रॉप्स कहते हैं। जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होते हैं ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे जो है कठिन प्रक्रियाओं के माध्यम से जो है संपन्न होते हैं। और वर्तमान समय में जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हैं इनकी जो महत्ता है वह कृषि क्षेत्र में जो है लगातार बढ़ रही है। तो इसके जो है 6 महत्वपूर्ण लाभ हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है उत्पादकता में वृद्धि। कैसे ट्रांसजेनिक क्रॉप्स से उत्पादकता में वृद्धि होती है? पोषण स्तर में सुधार। तीसरा है खरपतवार नशी प्रतिरोधक क्षमता। नेक्स्ट है चौथा है कीट प्रतिरोधक क्षमता। पाँचवा है नए उत्पादों की प्राप्ति। छठवां है औषधीय गुणों का विकास। तो इस प्रकार 6 प्रकार के जो महत्वपूर्ण लाभ है वो ट्रांसजेनिक क्रॉप से हमें मिलते हैं। तो जो पहला है उत्पादकता में वृद्धि। कैसे उत्पादकता में वृद्धि होती है? तो जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होते हैं, जो फसल होते हैं, इसके अंतर्गत जो है ऐसे जीएम फसलों का विकास किया जाता है जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो है हमें समान मात्रा में और उच्च पैदावार जो है दे सकें। तो ये जो जीएम क्रॉप्स होते हैं इन पर जो है किसी प्रकार के जलवायु परिवर्तन, किसी भी प्रकार का इन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, बाढ़ हो, सूखा हो,
बारिश हो, हर स्थिति में जो परिस्थिति में ये जो है उसी प्रकार की पैदावार देते हैं जैसा कि इनको नॉर्मल वातावरण में ही देते हैं। तो इस प्रकार जो है हाँ, कृषि क्षेत्र पर जो है जलवायु परिवर्तन के पड़ने वाले प्रभाव को भी कम करने में जो है जीएम क्रॉप्स अधिक मददगार हो रहे हैं। तो इसके जैसे कि हम इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे कि इंडोनेशिया जो जीएम क्रॉप्स की मदद से अपने देश में जो है शक्कर यानी चीनी की उत्पादकता को बढ़ा रहा है। इसी प्रकार कृषि प्रधान देश अर्जेंटीना और ब्राज़ील, ये दोनों देश जो है जीएम क्रॉप्स की मदद से अपनी कृषि क्षेत्र में वृद्धि कर रहे हैं। इसी प्रकार विकसित देश अमेरिका और कनाडा जैसे देश भी जीएम क्रॉप्स का उपयोग जो है अपनी अर्थव्यवस्था में कर रहे हैं। तो इस प्रकार कुछ एग्जाम्पल्स में इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। इसका और एक उदाहरण है कैसे उत्पादकता में वृद्धि होती है। जैसे कि रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि केरल में है, तो केरल ने जो है जीएम रबर का विकास किया। उस जीएम रबर का विकास जो कि कम तापमान में समान वृद्धि, विकास और उत्पादकता प्रदान कर सकती है। वैसे जो रबड़ होते हैं इनके लिए जो अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ती है, इनके लिए धूप की आवश्यकता पड़ती है अधिक तापमान की। तो इसीलिए जो है ऐसे जीएम रबड़ का विकास किया गया जो कि कम तापमान में भी उसी प्रकार की समान वृद्धि, विकास और उत्पादकता प्रदान कर सकते हैं जैसे ये नॉर्मल टेम्परेचर में करते हैं, जैसे कि अपने लिए अनुकूल टेम्परेचर में करते हैं। तो इसी प्रकार जो इसको और जीएम रबड़ को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि उत्तर पूर्वी राज्य जो हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, उस जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं इनमें जो है ठंड के मौसम में जो है कम तापमान होने की वजह से रबड़ की जो उत्पादकता होती है वो रुक जा रही थी। इसीलिए जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में जो है रबड़ की उत्पादकता जो है कम तापमान में भी जो है बढ़ाने के लिए जीएम रबड़ का विकास किया गया। जीएम रबड़ बना कैसे? जीएम जो रबड़ है उसमें जो है MnSOD नामक जीन को डाला गया जिससे जीएम रबड़ का विकास हुआ। अब ये जो जीएम रबड़ विकसित हुआ इसको एक कम तापमान में भी जो है समान वृद्धि, विकास और समान मात्रा में उत्पादकता प्रदान कर देगी। तो 2021 में जीएम रबड़ के परीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए इसको असम के गुवाहाटी जिले में जो है पहला जीएम फसल को जो उगाया गया है परीक्षण के लिए। तो इस प्रकार जो है हमें उत्पादकता में वृद्धि देखने को मिलती है जीएम ट्रांसजेनिक क्रॉप से। दूसरा जो लाभ था वो है पोषण स्तर में सुधार। तो पोषण स्तर में सुधार के पहला इसके जो कुछ उदाहरण है जैसे कि गोल्डन राइस और सुपर बनाना। तो जो गोल्डन राइस है इसमें जो बी कैरोटीन नामक जो है जीन को डाला जाता है जिससे गोल्डन राइस का निर्माण होता है। तो जो गोल्डन राइस है लगभग 1990 के दशक में रॉकफिलर फाउंडेशन जो कि एक संस्था है, इसके सहयोग से जो है पैटरबियर एंड इंगो पैट्रिकस, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर जो है गोल्डन राइस का विकास किया जिसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो कि उस समय जो है कुपोषित बच्चों को जो कि विटामिन ए की कमी से कुपोषण के शिकार हो जा रहे थे, उनके पोषण की सुरक्षा के लिए गोल्डन राइस का विकास किया गया। तो उस समय जो है WHO ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें था कि उस समय विश्व के जो है लगभग 124 मिलियन जो बच्चे हैं वो कुपोषण से ग्रस्त हैं, यानी विटामिन ए की कमी से ग्रस्त हैं, और लगभग विश्व में जो है 2 मिलियन जो बच्चे हैं वो कुपोषण से ग्रस्त होकर मर जाते हैं। तो इसीलिए जो है गोल्डन राइस का विकास किया गया जिसमें विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। और जो है गोल्डन राइस का जो परीक्षण एवं मूल्यांकन है इसका जो है राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि फिलीपींस मनीला में स्थित है, इसमें जो है जुलाई 2021 में जो है फिलीपींस ने अपने देश में जो है मतलब पहला ऐसा देश बना फिलीपींस जिसने अपनी अर्थव्यवस्था में यानी कृषि व्यवस्था में जो है गोल्डन राइस को जो है शामिल किया और गोल्डन राइस को अपनाया अपनी अर्थव्यवस्था में। तो फिलीपींस ऐसा देश है। इसी प्रकार जो है अभी हाल ही में कुछ वर्ष पहले ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से जो है सुपर राइस के विकास के लिए जो है फंड प्रोवाइड किया गया।
तो इस सुपर राइस में क्या है, सुपर राइस में विटामिन ई के साथ साथ विटामिन ई मौजूद होगा, प्रोटीन रहेगा, जिंक रहेगा, इन सभी चीज़ों की मात्रा जो सुपर राइस में देखने को मिलेगी। वैसे सुपर राइस फंड प्रोवाइड कर दिया गया है, इस पर कार्य किया जा रहा है। तो जो गोल्डन राइस, इसी प्रकार गोल्डन राइस के बारे में हमने जाना। सुपर बनाना में भी जो है बीटा कैरोटीन के साथ साथ जो है इस पर प्रोटीन की मात्रा भी अधिक पाई जाती है सुपर बनाना में। तो इस प्रकार जो है दूसरा जो लाभ होता है, इससे पोषण स्तर में सुधार होता है, जिससे गोल्डन राइस का निर्माण हो, सुपर बनाना का निर्माण हो। अभी सुपर राइस बनने वाला है। नेक्स्ट जो इसका लाभ प्राप्त होता है वो है खरपतवार नाशी प्रतिरोधक क्षमता। जो खरपतवार नाशी प्रतिरोधक क्षमता है, इसमें जो है हम पढ़ेंगे जीएम सरसों के बारे में। और हाँ, जीएम सरसों के बारे में तो जो जीएम सरसों है, या फिर इसको DMH 11 के नाम से भी जाना जाता है। DMH 11 का फुल फॉर्म है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। तो इसका जो निर्माण है, जीएम सरसों का निर्माण है 2002 में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर दीपक पेंटल के नेतृत्व में जो है जीएम सरसों का विकास किया गया। जो जीएम सरसों है इसको, तो जो जीएम सरसों है, जीएम सरसों में जो है जीएम सरसों का निर्माण कैसे हुआ, तो जो हमारा भारत है इसमें वरुणा किस्म की सरसों की फसल उगाई जाती है। सभी संपूर्ण भारत में वरुणा किस्म की सरसों उगती है। तो जो वरुणा किस्म की सरसों है, इसमें ग्लूफोसाइनाइड जो कि एक कीट प्रतिरोधक दवा है, जिसको खेतों में जो है खरपतवार को मारने के लिए, खरपतवार को हटाने के लिए छिड़का जाता है। लेकिन जब इस ग्लूफोसाइनाइड को जब सरसों की फसल में जो खरपतवार को हटाने के लिए, खरपतवार के प्रबंधन के लिए छिड़का जा रहा था, तो खरपतवारों के साथ साथ जो सरसों की भी फसल नष्ट हो जा रही थी। इसीलिए जो जीएम सरसों का विकास किया गया। तो वरुणा किस्म की सरसों में जो है 3 प्रकार के जीन को डाला गया, बार जीन, बारनेस और बार स्टार। ये जो तीनों जीन हैं, इन तीनों जीनों को जो है मृदा जीवाणु से प्राप्त किया गया। मृदा के अंदर जो जीवाणु मौजूद है, उनसे जो है 3 जीन प्राप्त किए गए और इसको वरुणा किस्म की सरसों में जोड़ा गया। इससे जो है जीएम सरसों का विकास हो गया। जीएम सरसों में जो है क्राई प्रोटीन पाया जाता है। तो अब जो जीएम सरसों विकसित हुआ, ये जो है ग्लूफोसाइनाइड का प्रयोग इसमें किया जा सकता है। और ग्लूफोसाइनाइड का जो प्रयोग किया जाएगा जीएम सरसों में, तो उससे जो है खरपतवार ही नष्ट होंगे, फसल नहीं नष्ट होगा। इस प्रकार जो खरपतवार का प्रबंधन करने में सहायता मिली सरसों की फसल में, और सरसों की उत्पादकता भी बढ़ी। इससे जो है मतलब जो जीएम सरसों है, यह आनुवांशिक रूप से संशोधित जो जीएम के सरसों की जो है संकर प्रजाति है। और DMH 11 के निर्माण से जो है, जीएम सरसों के निर्माण से फसलों का जो प्रबंधन है, खरपतवार नाशी जो प्रबंधन है, उसको करने में आसानी हुई। और इससे जो है लगभग सरसों की जो उत्पादकता है, लगभग 30% तक वृद्धि हो गई सरसों की उत्पादकता में। इसी प्रकार GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, GEAC जो है, इसने जो है जीएम सरसों के परीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए इसके द्वारा जो है इसे किया, और इसको जो व्यावसायिक कृषि करने के लिए उपयुक्त माना गया। और इसे खेतों में जो है पकाकर पर्यावरणीय जांच पड़ताल करने की जो है अनुमति GEAC ने दिया। तो DMH 11 के माध्यम से जो है सरसों की जो संकर प्रजातियों का निर्माण भी किया जा सकता है, किया जाएगा। इसी प्रकार हमने देखा कि कैसे खरपतवारों का प्रबंधन होता है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के माध्यम से। अब नेक्स्ट जो लाभ है इसका, वह कीट प्रतिरोधक क्षमता का है। कीट प्रतिरोधक क्षमता में आ जाएगा BT कॉटन और BT ब्रिंजल। तो इन दो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के बारे में हम जानेंगे। तो जो BT कॉटन है, जो कपास था, उस कपास में बालवाम एक कीट होते हैं जो कि कपास के फसल को ख़राब कर देते हैं उसमें लगकर। तो जो बालवाम है वह कपास की फसल को उत्पादित नहीं होने दे रहा था। इसीलिए जो है BT कॉटन का विकास किया गया। तो कॉटन में, कपास में 2 प्रकार के जीन को डाला गया, क्राइवन AB और दूसरा क्राइवन AC, क्राइवन AB और क्राई2 AB, 2 प्रकार के जीनों को डाला गया कॉटन में, कपास में, जिससे जो है BT कॉटन बनकर तैयार हुआ। अब BT कॉटन में जो है
क्राई प्रोटीन पाया जाता है। अब ये जो बीटी कॉटन है ये जो है बालवाम के प्रभाव को जो है नष्ट कर देगा। अब इस पर बालवाम का प्रभाव नहीं लगेगा और इससे जो है 2 प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। एक तो फसल की सुरक्षा होगी, बालवाम के प्रभाव से फसल की सुरक्षा होगी, जिससे कि फसल यानी कपास की उत्पादकता में वृद्धि होगी, कीट उस पर नहीं लगेंगे तो उस फसल की उत्पादकता बढ़ेगी। इसका दूसरा लाभ ये होगा कि पर्यावरणीय सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षित होगा। कैसे? क्योंकि जो कपास है, जो जीएम क्रॉप्स होते हैं, इनमें कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इस प्रकार जो कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है उससे हमारा पर्यावरण जो है प्रदूषित होता है, पर्यावरण को हानि पहुंचती है। तो इस प्रकार जो है इस पर कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करने से हमारे पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी। तो इस प्रकार जो है जो जो बीटी कॉटन है यह आनुवांशिक रूप से संशोधित जो है आनुवांशिक रूप से संशोधित कपास की जो है आधुनिक फसल हो, और इसका जो विकास है वो अमेरिका के जो है कंपनी मॉन्सेंटो के द्वारा किया गया। तो जो बीटी कपास है इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि बालवाम के प्रभाव को नष्ट करना, और इसका जो उद्देश्य है और इसका मुख्य उद्देश्य ये भी था कि रासायनिक कीटनाशकों का जो प्रयोग होता है उसको कम करना, हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करना इसका उद्देश्य रहा। और इसका जो उद्देश्य है, और 2002 में GEAC और पर्यावरण मंत्रालय ने मिलकर जो है दोनों ने मिलकर बीटी कॉटन की खेती को शुरू करने की जो है अनुमति दी, और इसका प्रयोग जो है सफल रहा। और वर्तमान में लगभग 95% से अधिक जो है बीटी कपास जो है भारत में उगाया जा रहा है। और भारत में बीटी कॉटन का जो बीज है उसको बाल गार्ड के नाम से बेचा जाता है, और ये जो बीज है बेचने का कार्य मॉन्सेंटो जो कि अमेरिका की कंपनी है और मोहाइको जो कि भारत की कंपनी है, ये दोनों कंपनियां संयुक्त रूप से मिलकर जो है ये बाल गार्ड नामक बीज को जो है मार्केट में बेचती हैं। तो बीटी कॉटन जो है भारत का एकमात्र जीएम क्रॉप से, ट्रांसजेनिक क्रॉप से, जिसको सफलता मिली और ये आज भी भारत में उगाया जा रहा है। दूसरा जो है बीटी बैगन। जो बीटी बैगन है, जो सामान्य बैगन था हमारे भारत में, उसमें जो है उसके जो फल होते हैं उसमें कीटों का प्रकोप, कीटों की वजह से जो है फल खाने योग्य नहीं रहता था, और उसके तनों में भी कीट जो है तनों को भी कीटग्रस्त कर देते थे। तो इसीलिए जो है बीटी ब्रिंजल का निर्माण हुआ। तो सामान्य बैगन में जो है क्राइबन AC नामक जीन को डाला गया, जिससे बीटी ब्रिंजल बनकर तैयार हुआ। तो उस बीटी ब्रिंजल में जो है जो बीटी ब्रिंजल बनकर तैयार हुआ, ये जो है अब इस पर जो है कीटों को मार देगा, और कीटों और फल और तने दोनों सुरक्षित होंगे बीटी ब्रिंजल में, और जो है बैगन की उत्पादकता भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार जो 2009 में बीटी ब्रिंजल की जो खेती की जो अनुमति है वह GEAC ने दे दिया, लेकिन इसका जो है स्वास्थ्य की हानि को देखकर जो है लोगों ने इसका विरोध किया। इसलिए GEAC ने जो 2009 में ही बीटी ब्रिंजल की खेती को प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि जो है इसके जो फल थे उसमें स्वाद नहीं आता था, अच्छा नहीं लगता था खाने में, इसलिए जो है लोगों ने इसका विरोध किया बीटी ब्रिंजल का। लेकिन जो बांग्लादेश है ये 2013 से ही अपने देश में जो है बीटी ब्रिंजल की खेती कर रहा है। तो हमने चौथा लाभ पढ़ा, कैसे कीट प्रबंधन में जो है ये ट्रांसजेनिक क्रॉप्स मदद करते हैं। नेक्स्ट, नए उत्पादों की प्राप्ति। तो जो आनुवांशिक रूप से संशोधित जो फसल होते हैं इनमें ऐसे जीनों को प्रतिरूपित किया जाता है जो कि फसल में एक नए प्रकार का उत्पाद पैदा कर देते हैं, जैसे कि मटर में एल्बुमिन प्रोटीन, टमाटर में इंसुलिन की मात्रा, और सरसों में ओमेगा-3/6 फैटी एसिड पाया जाता है। तो इसका जो नेक्स्ट लाभ है औषधीय गुणों का विकास। औषधीय गुणों का विकास करने का अर्थ है मेरा कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसके द्वारा जो है आनुवांशिक संशोधन के द्वारा जो सामान्य औषधीय फसल होते हैं उनके गुणों को बढ़ाया जाता है, GI तकनीक की मदद से, या फिर उनके जो है गुणों को बढ़ाया जाता है, या फिर उनमें जो है नए गुण प्रकट किए जाते हैं उनमें जो है GI तकनीक की मदद से। जैसे हल्दी और तुलसी में जो है
जीआई तकनीक की मदद से जो है नए गुण प्रकट किए गए हैं। तो इस प्रकार जो है हमने ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के बारे में जाना, जीएम क्रॉप्स के बारे में जाना हमने। जो नॉन ट्रांसजेनिक जीएम क्रॉप्स होते हैं, इनमें जो है मैंने बताया कि जैसे जीन को काट कर अलग किया जाता है, इसमें कोई जो है ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है जीन का। तो हम ये जो नॉन ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होते हैं, इनको जो है हम आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल कह सकते हैं, लेकिन इनको हम ट्रांसजेनिक क्रॉप्स नहीं कह सकते हैं। तो ये जो नॉन ट्रांसजेनिक क्रॉप्स की जो प्रक्रिया होती है, ये भी एसटीएन नामक तकनीक पर आधारित होती है, एसटीएन नामक। तो हमने ओवरऑल जो है जीएम क्रॉप्स के बारे में पढ़ा। इसके जो कुछ विरोध के आधार भी हैं समाज में, जैसे कि व्यावसायिक आधार है, पर्यावरणीय आधार है, स्वास्थ्य के लेकर संबंधी आधार है, और सरकार का कमज़ोर नियंत्रण है। तो माना जाता है कि जीएम क्रॉप्स पर सरकार ध्यान नहीं देती है, इसीलिए जो है सफल नहीं हो पाते हैं जीएम क्रॉप्स। मात्र एक ही ऐसा जीएम क्रॉप्स है जो भारत में उगाया जा रहा है, वो भी बीटी कॉटन है। और इसके लिए स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के संबंध में कोई ऐसा स्पेशली कोई डाटा उत्पन्न नहीं हुआ है कि जीएम क्रॉप्स पे स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। लेकिन माना जाता है कि इसका स्वास्थ्य प्रभाव हो सकता है। तो ये जो ऐसे आधार है जिसका समाज में माना जाता है कि जीएम क्रॉप सुरक्षित नहीं होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वह स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या होते हैं? स्टेम सेल जो है हमारे शरीर में किसी जंतुओं के शरीर में जो है कोशिकाओं का समूह होता है, और जो कि समसूत्री विभाजन के द्वारा जो है वो जो कोशिकाओं का समूह होता है वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को जन्म दे सकते हैं। कहने का अर्थ है वे जो है हमारे बॉडी के अंदर जो कोशिकाओं का समूह है वे अपने ही जैसे समान दिखने वाले, समान व्यवहार के कोशिकाओं को जन्म दे सकते हैं। उन्हीं को हम स्टेम सेल कहते हैं। स्टेम सेल के लक्षण कैसे होते हैं, कैसे स्टेम सेल को पहचाना जाता है? तो जो स्टेम सेल होते हैं ये विभाजन के कई चक्रों को पूरा करने में सक्षम होते हैं स्टेम सेल्स, और ये जो है स्वयं को नवीनीकृत करने में बहुत तेज़ होते हैं। मतलब अगर कोई स्टेम सेल खराब हो रहा है तो वो स्वयं को जो है पुनः नए स्टेम सेल में ढाल लेते हैं। तो तीसरा, इसको कैसे पहचाना जाता है? इसको जो है ये जो होते हैं जो स्टेम सेल होते हैं ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता होती है इनमें। ये जो है बॉडी की किसी भी कोशिका में, चाहे अंग की हो, आँख की हो, दिमाग की हो, किसी भी प्रकार की कोशिका में विभाजित हो सकते हैं। तो इन लक्षणों के आधार पर हम स्टेम सेल को पहचाना जाता है। तो इसके कार्य क्या होते हैं? जो स्टेम सेल के कार्य होते हैं, ये क्षतिग्रस्त ऊतक और जो कोशिका होती है इनको जो है पुनर्उद्भवन कर देते हैं, पुनः निर्मित कर देते हैं। और ये जो होते हैं इनके कार्य जो होते हैं ये हमारी बॉडी में कोई अगर कोशिका नष्ट हो रही है तो उसको पुनः ला देते हैं, पुनः उत्पन्न कर देते हैं। और ये जो भ्रूण की कोशिका होती है, भ्रूण के विकास के लिए जो है ये कोशिकाओं की आपूर्ति भी करते हैं। तो इस प्रकार इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। अब हम स्टेम सेल के प्रकार के बारे में जानेंगे। स्टेम सेल 5 प्रकार के होते हैं। पहला है टोटिपोटेंट स्टेम सेल, दूसरा है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। ये 2 प्रकार के जो स्टेम सेल्स हैं इनको हम एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल के नाम से जानते हैं, भ्रूणीय स्टेम सेल। 3 जो स्टेम सेल है वे हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल और यूनिपोटेंट स्टेम सेल। ये जो तीनों स्टेम सेल इनको एडल्ट स्टेम सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो जो 2 स्टेम सेल है वही 2 भ्रूणीय स्टेम सेल महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। टोटिपोटेंट स्टेम सेल क्या है? टोटिपोटेंट जो स्टेम सेल है ये जो हमारे शरीर के किसी भी कोशिका में विभाजित होने की क्षमता होती है टोटिपोटेंट में, और विभाजित हो सकता है। और टोटिपोटेंट स्टेम सेल जो है इसको प्राप्त करने की अवधि होती है कुछ, जैसे कि 5 या 7 दिनों के अवधि में जो है टोटिपोटेंट स्टेम सेल को प्राप्त किया जाता है। और इसको जो प्राप्त करने के लिए भ्रूण की आवश्यकता पड़ती है।